नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है अध्याय 4 कार्यपालिका और उसका है लेक्चर नंबर 1। आइए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। मतलब मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना है, अगर आपको भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो ये चैप्टर आपके लिए भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जितनी बार बहुत बोला ना, उसके डबल ट्रिपल टाइम्स आप बहुत लगा लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसमें अपन लोग सिर्फ और सिर्फ इस किताब के अनुसार ही नहीं पढ़ेंगे, अपन बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जैसे कि आपके जो अनुच्छेद आर्टिकल सब कुछ आपके क्लियर हो जाए, सब कुछ आपका क्रैक हो जाए, ठीक है। और आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। यह है हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी की मैंने यहाँ पे तस्वीर क्यों लगाई है, क्योंकि इस चैप्टर में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका की। और कार्यपालिका में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की, हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की, हम इनकी बात करेंगे। तो अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, परिचय पढ़ना है, कार्यपालिका क्या होती है वो भी जानेंगे और कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं वो भी जानेंगे। भारत में इस संसदीय कार्यपालिका, तो संसदीय व्यवस्थाओं को भी समझेंगे और कार्यपालिका को भी समझेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, तो राष्ट्रपति की जो शक्ति और स्थिति है भारत में उसको समझेंगे कि क्या क्या पावर्स है राष्ट्रपति साहब के पास और उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, किससे कितना पावर है, किससे कम है, किससे ज्यादा है, ये सभी स्थितियां हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काफी बार आपको समझ में नहीं आया होगा प्रधानमंत्री कैसे बन जाता, तो वो जानेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है। भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आपने सपना संजोया है कलेक्टर बनने का, तो उसी कलेक्टर की उन्हीं सिविल सेवाओं का वर्गीकरण भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आप भी एक कार्यपालिका के भाग होंगे अगर आप आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। ओके, पर हमें लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है सर, ठीक है, ये तो आपने पूरा चैप्टर का बताया, पर लेक्चर में, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम भविष्य की चिंता क्यों करें, हमें आज क्या होता है, आज क्या पढ़ेंगे? तो आज भैया देखो हम बात करेंगे परिचय की, ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कार्यपालिका क्या है। ओके, तो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। परिचय, इंट्रोडक्शन। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। देखिए आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहा हूं, क्लास 9th में भी आपने एक अध्याय पढ़ा होगा संस्थाओं के कामकाज, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। उसमें आपने विधायिका के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा होगा और उसमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ा होगा। देखिए आपको जो चीजें, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा ना, 6, 7, 8, 9, 10, वही मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। ओके, मैं कुछ बदल नहीं दूंगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर दूंगा बच्चा पार्टी। अपन को बस क्या है कि पहले वो सिर्फ इतना सा पढ़ रहे थे, विधायिका कानून का निर्माण करती है, इतना सा पढ़ा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर विधायिका है, जहां पर हम 2 लाइनों में खत्म कर रहे थे, 20 पेज का 25 पेज का चैप्टर पढ़ना है। तो अब इसका समझो आप कि हम कितनी गहराई में जाकर के विधायिका को समझ जाएंगे, कितनी गहराई में जाकर के विधायिका को समझ जाएंगे। कार्यपालिका की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, 3-4 लाइनों में कार्यपालिका पढ़ लिया, खत्म कर दिया 9th 10th में, पर अब हम पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के ऊपर। मतलब हमारा जो डीपनेस होगी, उसमें जो हमारा विस्तार होगा, वो विस्तार आप देखिएगा कि कितना होगा। एक एक पद के ऊपर हम एक एक अनुच्छेद के ऊपर विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से न्यायपालिका, तो जो शासन के, जो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूं। पर हां, मैं अब आपको विस्तार से और विस्तृत में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डीपली जाकर के पढ़ाऊंगा। पूरा चैप्टर का जो निष्कर्ष है, जो सारांश है, वो आपके दिमाग में एंटर करवा दूंगा। तो अपने सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम इस चैप्टर में जो पूरी चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। और देखिए तीनों का इंग्लिश मीनिंग भी देख लीजिए। विधायिका को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, क्या कहते हैं बच्चा, लेजिस्लेचर। विधायिका का मुख्य काम क्या है,
कानून का निर्माण करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आता है? संसद आती है। संसद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। और संसद के कितने भाग है बच्चा पार्टी? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब। तो 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब। तो वो क्या है? भारत की विधायिका। फिर कार्यपालिका, ये तो पूरा इस चैप्टर में जानेंगे ही जानेंगे। और फिर बात करते हैं न्यायपालिका। क्या कार्यपालिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों? एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका को बच्चा पार्टी हम इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। ओके, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के या आप कह सकते हो शासन के, सरकार के या शासन के विभिन्न अंग या शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं। आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो वो 3 स्तंभ क्या है? वो 3 पिलर कौन से हैं? वो 3 पिलर आए तो आए कहां से? देखिए 3 पिलर। पहला पिलर है हमारा विधायिका, ठीक है, जो यहां पे आपको तस्वीर दिख रही है संसद की, विधायिका। दूसरा पिलर होता है कार्यपालिका। तीसरा पिलर हमारा होता है न्यायपालिका। और फिर चौथा पिलर बना दिया गया मतलब मीडिया, ठीक है। चौथा पिलर बना दिया गया मीडिया को। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया कि ये 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। अगर लोकतंत्र को आपको सफल बनाना है, अगर आपको लोकतंत्र को बेहतर किसी भी देश में बनाना है, तो वहां की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया बेहतरीन होनी चाहिए। और अब ये 4 अगर पिलर्स हैं, ये चारों स्तंभ है, तो इन पिलर्स के ऊपर क्या है? इन पिलर्स के ऊपर है छत। और वो छत क्या है? वो है उस देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो हमारे देश का जो संविधान है, भारत का संविधान, वो इन सबसे ऊपर सर्वोच्च है। वो विधायिका भी संविधान के नीचे नीचे काम करेगी, कार्यपालिका भी संविधान के नीचे नीचे काम करेगी, न्यायपालिका भी उसके नीचे नीचे काम करेगी, और मीडिया को भी जितने अधिकार दिए हैं वो संविधान ने ही दिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शासन के, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और लोकतंत्र का हम चौथा स्तंभ एक बार मीडिया को कहते हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। अब देखिए, ये तो क्या करते हैं? ये तो बनाते हैं, कानून का निर्माण करेंगे। ये कार्यपालिका का अर्थ मैं आपको भी यही बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में। कार्यपालिका का मतलब यह है, आप इतना सा कह सकते हैं कि जो काम विधायिका ने किया है उसको लागू करवाना या उसको कार्य का रूप देना, कार्य का रूप देना। कार्यपालिका का काम क्या है? उसे कार्य में लाना। देखो, कार्यपालिका, क्या बोल रहा हूं? कार्यपालिका, कार्य का पालन करना, मतलब जो कार्य दिया है उसका पालन करने का मतलब क्या है? उसको मानना। मैं एक तो आपको होमवर्क दूं, बेटा ये कर लेना, बेटा वो कर लेना, बच्चों ऐसा पढ़ा करो, वैसा पढ़ा करो, मैंने तो कर दिया, मैंने पढ़ा भी दिया, मैं क्वेश्चंस दे भी गया, परंतु अगर आपने नहीं करा, आपने मेरी बातों का पालन नहीं करा, आपको जो कार्य दिया गया है उसको पालन नहीं करा, मतलब उस पर अमल नहीं करा, तो वो सब कुछ का क्या हो जाएगा? बेकार का बेकार। तो यहां पे जो विधायिका बनाएगा उसको कार्य का रूप देना, उन कार्यों पर पालन करना, उन कार्यों को मानना, ये काम क्या है? कार्यपालिका का। ओवरऑल मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि कोई भी चीज को लागू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। ओके, फिर न्यायपालिका चेक करता है कि विधायिका ने सही काम करा, कार्यपालिका ने सही काम करा, वो न्यायपालिका का। तो अब ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? शासन का कार्य करते हैं। शासन का कार्य करने का, देखिए शासन का मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? रूल कर रहे हैं, शासन चलाना, शासन करना। तो रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। शासन चलाना भी, प्रशासन की भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। शासन को चलाया जा रहा है, शासन करा जा रहा है। तो इस शासन का कार्य कोई एक नहीं कर रहा, विधायक अकेले नहीं करी, कार्यपालिका अकेले नहीं करी, न्यायपालिका अकेले नहीं करी, तीनों शासन का कार्य करते हैं। और कानून व्यवस्था बनाए रखने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कानून बन कहां से रहे हैं? विधायिका से। लागू कौन कर रहा है? कार्यपालिका। उसको चेक कौन कर रहा है कि सही है या गलत है, संविधान के हिसाब से है या नहीं है, जनता खुश है या नहीं है? न्यायपालिका। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की। और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। तो जनता का कल्याण कहां से होगा? देखिए, हम भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था को मानते हैं। संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहां पर संसद सर्वोच्च होगी बेटा, संसद सबसे ऊपर है। संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब संसदीय व्यवस्था में भी हमने अपनाया प्रतिनिधित्व व्यवस्था। प्रतिनिधित्व व्यवस्था का मतलब यह है कि मैं डायरेक्ट राज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? अप्रत्यक्ष रूप से राज करूंगा। ओके, मैं सीधा राज नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रत्यक्ष रूप से राज करूंगा। इसका छोटा सा एग्जांपल क्या है कि भाई
मैं जैसे एक कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और है ना, आप लोगों ने फंक्शन में बोला कि सर आप आइएगा, मैं डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचा, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, मैं नहीं पहुंचा। अब या तो क्या हुआ कि मैंने मेरे एक व्यक्ति को भेज दिया कि जा भाई तू वहां पे चला जा, वो बच्चों ने मुझे फंक्शन में बुलाया था, मैं नहीं जा पा रहा हूं, तू वहां चला जा और जो भी बात हो वहां पे मुझे बता देना, हाँ हाँ सर ये बात हुई है और मैं ये जो मुख्य बातें बोलता हूँ वो तू वहां जाकर के बोल देना। तो कहीं ना कहीं मैंने अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया, फंक्शन को पार्टिसिपेट कर लिया। या ये भी कह सकता हूं कि मैंने क्या कर लिया, वीडियो कॉल पे फंक्शन को पार्टिसिपेट कर लिया, मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया फंक्शन में। तो मैं डायरेक्टली नहीं हूं। तो इसी प्रकार से क्या हम सत्ता में डायरेक्टली नहीं है, हम अप्रत्यक्ष रूप से घूम फिर करके हैं। तो हम अप्रत्यक्ष कैसे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रत्यक्ष का डायरेक्ट का मतलब यह है कि आप सीधे तौर पे जुड़े हुए, सीधे तौर पे। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि इसमें कोई ना कोई बिचौला है, ठीक है ना, कोई ना कोई बिचौला है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको ऐसे देता हूं, ठीक है, अब तो आप बड़े हो गए हो तो ऐसे उदाहरण शायद मैं उम्मीद करता हूं दे सकता हूं, ठीक है ना। देखिए, लोग दो प्रकार की शादी करते हैं, एक होती है लव मैरिज, ओके, एक तो होती है लव मैरिज और एक होती है अरेंज मैरिज। दो प्रकार की शादियां करते हैं ना लोग, मतलब करनी है कि है ऐसे दोनों मत करना। तो दो प्रकार की होती है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ए लड़का है और बी लड़की है, ये दोनों डायरेक्ट मिले, कोई इसमें बीचोला नहीं है, मिल गए, ठीक है, प्रेम हो गया, शादी कर ली। अब अरेंज मैरिज में क्या होता है, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो किसी को बोलेंगे जी कोई लड़की हो तो बताइएगा। अब वो एक व्यक्ति बीच में है, वो हमें भी जानता है और लड़की वालों को भी जानता है, फिर वो हमारा रिश्ता करवाएगा, फिर हमारा रिश्ता होगा। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मैं क्या हुआ हूं, उस लड़की से मिला हूं। तो ये क्या हो गई, अरेंज मैरिज हो गई। ये क्या हो गई, अरेंज मैरिज हो गई। मतलब यहां पर क्या है, कोई ना कोई बीच में मीडिएटर है, कोई ना कोई क्या है, बीच में मीडिएटर है। मैंने जब आपने मुझे फंक्शन में बुलाया तो मैं नहीं आया, मैंने अपने व्यक्ति को भेज दिया। जब आपने मुझे फंक्शन में बुलाया तो मैं प्रत्यक्ष डायरेक्टली नहीं पहुंचा, मैंने वीडियो कॉल, मोबाइल, लैपटॉप मेरे लिए क्या है, बिचौला बन गया। तो डायरेक्ट में कोई बिचौला नहीं है और यहां पे बिचौला होता है इनडायरेक्ट में या अप्रत्यक्ष में। तो ये मैरिज वैरिज के उदाहरण तो मत ज्यादा फोकस करिएगा ओके, पर समझा, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से राजनीति में क्या है कि हम अप्रत्यक्ष है। तो अब अप्रत्यक्ष का मतलब बिचौला। अब देखिए बिचौले का क्या है, एक तरफ है जनता, ठीक है, एक तरफ है जनता और दूसरी तरफ है सरकार। अब इन सरकार को जो प्रभावित करने वाले और जो हमारे बीच में है, इन दोनों के बीच में जो है वो है हमारे प्रतिनिधित्व, हमारे प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। मैं डायरेक्ट कोई बात सरकार को नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है मैं जाऊं और हाँ प्रणाम मोदी जी, मोदी जी प्रणाम, मोदी जी, मोदी जी हमारे घर पे पानी नहीं आता है, क्या बात है आजकल आपने तो सरकार बनाई, या पानी वानी देना भूल के, कैसी बात है, पानी वानी दो यार मोदी जी, ऐसा मत करो, हाँ इतने फ्री तो है नहीं मोदी जी। या जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ तो मैं गहलोत जी के पास जाऊँ, अरे गहलोत जी क्या कर रहे हो यार, अंकल जी थोड़ा बहुत बिजली पे ध्यान दो यार, कैसी बात है, ऐसा तो नहीं। तो मैं डायरेक्ट सरकार में नहीं हूं, मैं डायरेक्ट सरकार में नहीं हूं, या मैं मंत्री नहीं हूं कि हाँ ठीक है लो मैंने फोन कर दिया बिजली आ गया पानी आ गया, नहीं। मेरे बीच में जनता और सरकार के बीच में कौन है, प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। हमने इनको चुना है, इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है, और सरकार भी नहीं बनाई तो ये सरकार पे दबाव डाल देंगे कि आप हमारे एरिया में, आप हमारे क्षेत्र में ये काम करिए। तो भारत ने क्या करा है, संसदीय प्रणाली अपनाई है, और संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व तो जो प्रणाली है वो अपनाई है। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं या सरकार के पक्ष विपक्ष में होते हैं, और सरकार तक, मतलब जो देश की सर्वोच्च कार्यपालिका होगी उस तक क्या है, हमारी आवाज पहुंचाएंगे। तो ठीक है, तो फिर ये जब सरकार तक हमारी आवाज पहुंचा देंगे तो फिर क्या होगा, देश की विधायिका में हमारे लिए कानून बनेंगे, कार्यपालिका उन्हें लागू करेगा, न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगा। तो इससे क्या होगा, जनता का कल्याण होगा। ठीक है, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। देखिए अब ये चीजें आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो और पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे बच्चा, संघवाद का भी, ठीक है, उसमें भी हम लोग संविधान की फिर से बात करेंगे जब तालमेल की बात आएगी। अब यहां पर क्या है, संविधान ने बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया, सुनिश्चित, निश्चित मतलब फिक्स कर दिया, सु मतलब अच्छे से निश्चित कर दिया, वेल डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई आपको ये करना है। विधायिका को काम बताया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर को काम बताया कि तुम्हारा काम है कानून बनाना,
कानून बनाने से ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, सिर्फ तुम्हारा काम है कानून बनाना और कानून बनाने के बाद रुक जाना, ठीक है। फिर बोला उस पर साइन करना और उसको फाइनल ऑथराइज करना किसकी जिम्मेदारी, बोला कार्यपालिका की। लागू करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। लागू करने के बाद जो चेक करना है और उसे देखना है कि वो संविधान के अंतर्गत है या नहीं है, संविधान के किसी कानून को किसी प्रावधान के खिलाफ तो नहीं है ना, तो ये जिम्मेदारी है जुडिशरी की। और लगे कि न्यायपालिका भी गलत है तो फिर से वापस पावर किसके पास आ जाएगी, विधायिका के पास आ जाएगी। तो तीनों के जो काम है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के जो काम है वो सुनिश्चित करे हुए हैं कहां पर, हमारे भारत के संविधान में। और एक दूसरे से इनका तालमेल बिठा रखा है, कोऑर्डिनेशन बिठा रखा है। ऐसा नहीं है कि विधायिका कह रही है नहीं नहीं ये तो मेरा काम था मैं करूंगा, फिर कार्यपालिका कह रही है नहीं नहीं ये तो मेरा काम था, लड़ेंगे नहीं। तालमेल बिठा रखा, कोऑर्डिनेशन बिठा रखा, उनके बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और आपस में संतुलन बना रहता है, मतलब बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। इस जो व्यवस्था है, जो शासन के विभिन्न अंग है बच्चों, इसको हम क्या है, संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। संतुलन की व्यवस्था क्यों, विधायिका ने जो कानून बनाया उसको चेक कौन कर रहा है, कार्यपालिका। कार्यपालिका ने जो काम करा उसको चेक कौन कर रहा है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका के काम को वापस कौन चेक कर रहा है, विधायिका। मतलब हर के ऊपर क्या है, एक चेक है। और देखो बेटा, जब चेक लगा होता है ना हमारे ऊपर, तो हम ज्यादा सही से काम करते हैं। आप कभी भी कोई भी अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है ना, वो ऐसे समय में करता है जब कोई ना हो, मतलब उसे कोई ना देख रहा हो, तब वो गलत काम करता है। क्यों, क्योंकि उसको कोई नहीं देख रहा, कौन क्या बोलेगा, पर उसको पता है कि नहीं नहीं मेरा बॉस देख रहा है, मुझे सही से काम करने दो, मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं, मुझे सही से पढ़ने दो। तो चेक होना बहुत जरूरी है। तो विधायिका को पता है, अरे कार्यपालिका देख रहा है, गलत नहीं करना। कार्यपालिका को बता, न्यायपालिका देख रहा, गलत मत करना। न्यायपालिका को बता, संसद भी है, गलत मत करना। तो चेक लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे क्या संतुलन की व्यवस्था कह देते हैं कि भाई आप उसमें चेक होता रहेगा और संतुलन बना रहेगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। हमने सत्ता का बंटवारा करा है कैसे, क्षैतिज। क्षैतिज का या हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, देखिए आपने क्षैतिज रेखाएं पढ़ी होंगी। क्षैतिज रेखाएं मतलब यूं, ये होती है क्षैतिज, मतलब सब कुछ एक ही लेवल पर है, सब कुछ एक ही साथ है। अब देखिए यहां पर विधायिका, पूरे देश के लिए विधायिका कौन है, देश की संसद, पूरे देश में एक ही है। कार्यपालिका मतलब देश की सरकार और राष्ट्रपति साहब, पूरे देश के लिए एक ही। ऐसा तो है नहीं राजस्थान के राष्ट्रपति अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, यूपी के अलग है, बिहार के अलग है, नहीं, पूरे देश के राष्ट्रपति साहब एक ही होते हैं हमारे। और न्यायपालिका में पूरे देश में सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर। ये तीनों एक ही स्तर पे, कौन से स्तर पे, केंद्र स्तर पे, सेंट्रल लेवल पर है ये, ओके। फिर उसके बाद आप राज्य में आ जाइए, तो राज्यों का विधानमंडल है, फिर राज्यों में राज्य की सरकार और राज्यपाल होते हैं, और फिर वहां का सर्वोच्च कोर्ट हाई कोर्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक ही लेवल पर है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। जब शासन के विभिन्न अंग और सरकार के तीनों स्तरों के बारे में पूछा जाए कि कैसा वितरण है, तो आप कहेंगे इसको क्षैतिज वितरण है, ओके। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित का मतलब आसरा है, ठीक है, डिपेंडेंट है, ओके। कार्यपालिका विधायिका पर और विधायिका कार्यपालिका पर। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। देखिए विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है, वापस बोलता हूं कि विधायिका जो है, लेजिस्लेचर जो है, कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करता है बल्कि उससे नियंत्रित भी होता है। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात आसान शब्दों में बता देता हूं। विधायिका मतलब मैं कह रहा हूं संसद। संसद में मैंने कहा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट्स, ठीक है। लोकसभा में सरकार अगर आपको बनानी है तो 545 से 50% से ज्यादा सीटें आपको जीतनी होगी, ओके। लगभग 272 से 274 सीटें एक पार्टी के लोग जीतेंगे, तभी क्या होगी, सरकार बनेगी। अब एक बात मान लीजिए चलिए कि किसी पार्टी ने 300 सीटें जीत भी ली, तो बाकी जो 245 लोग हैं वो तो अलग अलग पार्टियों के हैं ना, वो तो अलग अलग पार्टियों के। और जरूरी थोड़ी है जिस पार्टी ने यहां सीटें जीती हो वहीं उनके राज्यसभा में भी बहुमत हो। राज्यसभा में भी 245 लोग हैं वहां पे, तो उनमें से ज्यादा कर क्या हो, उसी पार्टी को, जरूरी तो नहीं। तो यहां पर कार्यपालिका का तो सिर्फ इतना सा अर्थ मान लीजिए कि सरकार, जो सरकार है वो कार्यपालिका है। तो विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करेगी। ये जो पूरे संसद है
ये पूरी संसद किसको नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल में रखती है? सरकार को। सरकार तो कुछ लोगों का समूह है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आ रहा है, बाकी तो पूरी तो विधायिका है। तो विधायिका सरकार को कंट्रोल में रखती है। फिर एक बात और बोलिए, सरकार से कंट्रोल में भी रहती है ठीक है ना, ये इस पे कंट्रोल करती है और ये इसको कंट्रोल करती है, मतलब ये इनको नियंत्रण में रखती है और ये इनको नियंत्रण में रखती है। अब कैसे, मामला कैसे? सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन मिला तो साला भूल के क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ठीक है, इस प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं चलती है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, संसद क्या है? सरकार पे कंट्रोल करे। किस प्रकार से कंट्रोल करिए? लोकसभा राज्यसभा में जैसे आज मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो ऑपोजिट में जितने भी पार्टियां वो क्या कहेंगे, नहीं सरकार नहीं गलत काम कर रहा है, सरकार नहीं गलत काम कर रहा है, सही करे। कानून तो यही से बन करके जाएगा। ओके, कानून तो ऐसे, तो सरकार पे क्या हो गई, रोक लग जाएगी, लिमिट लग गई। अब सरकार इनको कैसे कंट्रोल करती है? वे कानून की प्रक्रिया की शुरुआत तो सरकार ही कर रही है, फॉर्मेशन तो जो कर रही है, बिल बनाना कि हाँ भैया ये आना चाहिए, तो वो कौन कर रही है? सरकार ही तो कर रही है। तो सरकार के हिसाब से ही तो यहाँ पर चल रहा है ना कि भाई ये कानून आएगा, ये बनेगा, ये होगा। तो विधायिका को भी नियंत्रित जो करती है वो सरकार या कार्यपालिका करती है। इस अध्याय में हम अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप भी बिल्कुल अपनी टेबल को ऐसा कर लीजिए और तैयार रहिए और ऊपर लिख लीजिए तैयारी किसकी? कलेक्टर की। किसकी बच्चों? तैयारी है कलेक्टर बनने की। आईएएस बनकर के ही हम इस टेबल को छोड़ेंगे, आईएएस बनकर के ही हम हमारी कलम को छोड़ेंगे, जो हमारी मेहनत की कलम है हम उसको तभी छोड़ेंगे। और जब तक मुझे आईएएस की कुर्सी नहीं मिल जाती, मैं इसी कुर्सी में बैठ करके अपना जीवन त्याग दूंगा, पर मैं आईएएस बनकर के ही संकल्प लेता हूं कि मैं आईएएस बनकर के ही उठूंगा। तो आईएएस बनने का ये जो दृढ़ संकल्प है ये आप लीजिए जीवन में, और आप सफल बनिए। और सफल जिस दिन बनेंगे ना, आपको कितनी खुशी होगी ये मुझे नहीं पता, पर आपसे ज्यादा खुशी होगी आपके माता पिता को, आपसे ज्यादा खुशी होगी हम गुरुजनों को। और अगर आप चाहे याद रखो या ना रखो, मुझे प्रत्यक्ष रूप से अगर डायरेक्टली आप कभी फोन करके बता देते हो, हाँ सर मैं उस सेशन में आपसे पढ़ा करता था और मैं आज कलेक्टर बन गया हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बेसिक्स बहुत काम आए आपके समझाए हुए, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। और अप्रत्यक्ष रूप से पता चल गया, कल को किसी ने कहा अरे यार वो पहले वो बच्चा है ना वहाँ पे आज जो कलेक्टर है, वो पहले अपने लर्निंग शेड से पढ़ा करते तो वो आज कलेक्टर बन गए, तो चाहे मुझे प्रत्यक्ष रूप से पता चले चाहे अप्रत्यक्ष, मुझे खुशी उतनी होगी। आप बताए या नहीं बताए, आप हमें याद रखें या नहीं रखें, मैं इस बात पे कभी विचार नहीं करता हूं, पर मैं इस बात पे जरूर विचार करता हूं कि ऐसा हम क्या सुधार करें जिससे कि आप कलेक्टर बन करके ही तैयार रहें, आप कलेक्टर ही बने, मतलब ठीक है। तो हमारी कोशिशें जारी हैं। चलिए, तो अब इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है? सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो कार्यपालिका है उसका संगठन मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी संरचना कैसे बना है वो, और उसके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए। देखिए, अब पिछले जो कुछ समय के से जो राजनीतिक व्यवहार, हमें पॉलिटिकल कुछ बिहेवियर में चेंज नजर आया है, तो उससे क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव कार्यपालिका में देखने को मिले हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। ओके, जैसे हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था लोकतंत्र की, जब हम लोगों ने बात करी थी, तो लोकतंत्र में मैंने आपको कहा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। फिर अप्रत्यक्ष में भी मैंने क्या कहा था कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, या जिसे अध्यक्षतात्मक प्रणाली भी कहते हैं। फिर संसदीय में भी क्या था, क्या बताया मैंने आपको, संवैधानिक राजतंत्र भी आ सकता है और गणतंत्र भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। और राष्ट्रपति व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, सुप्रीम होता है। तो अब जैसे हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का क्या योगदान है, और राष्ट्रपति प्रणाली जैसे कि अमेरिका है तो वहां पे कार्यपालिका का क्या योगदान है, और संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका में और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये भी जानेंगे। मतलब शासन के जो दो मुख्य तरीके हैं, राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली, वो आपका इस चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को, अब भारत में क्या है, जो राष्ट्रपति के पास पावर्स कम है, वैसे सबसे ऊपर जो है वो राष्ट्रपति है, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। कोई भी
जो कानून है वो उनके हस्ताक्षर के बिना नहीं बन सकता। तो हम राष्ट्रपति की हमारे देश में संवैधानिक स्थिति क्या है, कि क्या क्या राष्ट्रपति साहब के काम है, क्या क्या उनके पास पावर्स है, ठीक है, कितनी पावर से हम ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन के महाराज से भी कंपैरिजन हम लोग तुलना करेंगे तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना, कार्यों के बारे में जान सकेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में भी जानेंगे। देखिए मंत्रिपरिषद की संरचना, अब हम लोग बात करते हैं, जब हम कहते हैं सरकार, क्या है सरकार, तो सरकार में दो लोग आते हैं बेटा। पहला तो जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर राज्य की सरकार है, उसके बाद एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद, या इसे कहा जाता है इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और ये जब अपन मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। और आपके दिमाग में एक ये सवाल भी आता होगा कि जैसे मान लीजिए सर कि सरकार बनाने के लिए 272 से 274 के करीबन सीटें चाहिए, मतलब एक पार्टी के लोग इतना जीत करके आए। बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, 303 सीटें जीती। अब एक बात बताओ, वो कितनों को मंत्री बनाएंगे? सबकी इच्छा है ना मंत्री बने, क्योंकि देखो एक सांसद में और एक मंत्री में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मंत्री के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, देखो सांसद एक एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है और मंत्री एक एरिया का नहीं करता, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। आज अगर हमारे जो कानून मंत्री हैं वो पूरे देश के मंत्री, चाहे वो कहीं से भी इलेक्ट होकर के आए। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, चाहे वो कहीं से भी चुनाव जीत कर करके आए, फिर वो पूरा देश का प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे सब चाहते होंगे कि मुझे भी मंत्री बना दे, मुझे भी मंत्री बना दे। तो यहाँ पे कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है? कितने? 5, 10, 20, 15, 40, 100, 200, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? तो ये जो बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो मंत्रिपरिषद की संरचना मतलब उसको कैसे, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके पास क्या क्या कार्य है, मंत्रिपरिषद जो होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा, उनके पास क्या क्या कार्य हैं वो भी जानेंगे। और जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसमें हम सिविल सर्विसेज की इनकी बात करेंगे, इनका महत्व, इनकी इंपोर्टेंस जानेंगे और इनके कार्यों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये लोग क्या क्या कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका क्या है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहा जाता है। देखिए प्रशासन या प्रबंधन, प्रशासन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि यहां पर यह कमी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, यहां पर यह अच्छा हुआ, प्रशासन के गजब के योगदान से यहाँ पर अच्छा कार्य हुआ। तो आपने प्रशासन का बहुत बार नाम सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंधन का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट। ओके, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। अब यहां पर ऊपर आ जाओ, किसी भी संगठन में, किसी भी संगठन का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक पदाधिकारी, पदाधिकारी का मतलब क्या है, पद प्लस अधिकारी। तो अधिकारी तो क्या हो गया, ऑफिसर हो गया, ठीक है, और पद मतलब वो पोस्ट। तो उस पोस्ट पे, एक पोस्ट पे बैठा हुआ जो अधिकारी होता है वो निर्णय लेता है, मतलब वो डिसीजंस लेगा और फिर उसे क्या करता है, लागू करता है। तो चाहे कोई सा भी संगठन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आज लर्न एंड शेयर की बात करें, लर्न एंड शेयर पूरा एक संगठन है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काफी लोग काम कर रहे हैं, तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें एक पदाधिकारी, पदाधिकारी मतलब जो बिल्कुल जो टॉप लेवल पर है, जैसे कि निखिल सर एंड राहुल सर, तो ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और फिर उसको लागू भी करते हैं। तो अब किसी भी संगठन में जो पदाधिकारी या जो अधिकारी निर्णय लेते हैं और उनको लागू करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट उनको कहते हैं। तो जैसे कि जब आप कलेक्टर बन जाएंगे तो आप भी क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, आप कुछ डिसीजंस लेंगे और फिर उनको लागू करेंगे। आप कहीं पे और बड़ी पोस्ट पे होंगे तो फिर आप डिसीजंस लेंगे, आप उनको लागू करेंगे। तो प्रशासन का मतलब आज आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई पदाधिकारी निर्णय लेता है और उसे लागू करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशासन या प्रबंधन। इस क्रिया को, ये जो काम करा जा रहा है, इस क्रिया को क्या कहा जा रहा है, प्रशासन कहा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कहा जा रहा है। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनके तालमेल कर सके। अब प्रशासन के लिए, प्रशासन क्या है, प्रशासन हमने क्या कहा कि निर्णय लेने वाला पदाधिकारी और उसे लागू करने वाला, ठीक है, ये हर संगठन में होगा।
ये जो क्रिया हो रही है, ये जो वर्क हो रहा है, ठीक है भाई, डिसीजंस लिया फिर उसे कैसे लागू करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये जो सारी बातें, ये जो क्रिया है, ये प्रशासन है, ठीक है। अब इस प्रशासन के लिए संगठन के किसी शीर्ष पर मतलब टॉप पर एक समूह होना चाहिए। समूह मतलब चाहे वो एक व्यक्ति हो और चाहे कुछ व्यक्तियों के लोगों का समूह। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, 5-7 लोग होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। तो यह बड़ा समूह होना चाहिए। बड़े या नीतिगत निर्णय लेता हो, तो बड़े या जो नीतिगत, जिनमें आप कुछ पॉलिसीज बना रहे हो, कुछ नीति आप बना रहे हो, ऐसे डिसीजंस ले सके। और जो दैनिक प्रशासनिक कार्य, अब देखिए दैनिक का मतलब डेली, और प्रशासनिक कार्य मतलब जो डेली ऐसे काम आपको प्रशासन वाले करने, मतलब डेली छोटे मोटे डिसीजंस लेने हैं और करना है, इस प्रकार के उनकी देखरेख करना और उनके बीच में क्या करना, तालमेल करना। मतलब प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक शीर्ष पर क्या होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो नीतिगत निर्णय ले सके और डेली के जो प्रशासनिक कार्य उनकी देखरेख कर सके और तालमेल बिठा सके। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। अब जो लोग ये काम, जो शीर्ष पे बैठे हैं, जो बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं और डेली का टास्क देख रहे हैं हो रहा है या नहीं हो रहा, तालमेल कर रहे हैं, ये मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी। जैसे आपने बहुत सी बार सीईओ का नाम सुना होगा, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, तो सीईओ इस प्रकार से, तो जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी हो गया। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। तो अब कुछ पदाधिकारी तो क्या होंगे, कुछ अधिकारी तो ऐसे होंगे जो नीतियां मतलब कुछ पॉलिसीज, कुछ नियम कायदे मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का निर्णय लेंगे कि ये कानून होगा, ये नहीं होगा, संगठन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका निर्णय लेते हैं और कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। बस यहीं से आपको कार्यपालिका की क्या मिल गई, डेफिनेशन मिल गई कि व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून, जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, उन्हें संगठन में रोजाना क्या कराए, लागू कराए। इंप्लीमेंट करवाने वाला, लागू करवाने वाली जो समूह है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहेंगे। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो सरकार के मामले में भी क्या है, एक सरकार जो खुद है वो नीतिगत निर्णय लेती है, नियम कायदे तय करेगी और फिर जो दूसरे उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी होती है। सरकार का वह है अंग जो इन नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। तो सरकार का वह है अंग जो क्या है, नियम कायदों को लागू करेगा, मतलब इंप्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। सिर्फ बनाने से ही कुछ थोड़ी होगा, वो लागू भी होने चाहिए, वो लोग उसको मानना भी चाहिए, तो लोगों को मनवाने के लिए लागू करेगा। और प्रशासन का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ओके, तो आज अपन इस लेक्चर में इतना ही जानेंगे। फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इसलिए अपन ज़्यादा बड़ा नहीं लेकर के जाएंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कार्यपालिका समझ में आ गया कि कार्यपालिका क्या होती है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सी बात रखनी है, जो नियमों को लागू करवाए वो कार्यपालिका है। देखिए, अब ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी, हम पढ़ उतना ही रहे, पर देखिए कितना एक एक वर्ड पे जोर दे करके, फोकस दे करके हम लोग पढ़ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय, शेयर करते समय हाथ हिचकिचाने नीचे, डरने नीचे, मतलब किसके पास करें किसके पास नहीं, आप सभी के पास करिए। ये सबके लिए है, स्कूल के लिए, कंपटीशन के लिए, सभी बच्चों के लिए, आप सभी को कर सकते हैं। और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।